साथियों नमस्कार। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी परिचय की तीसरी इकाई पर हम बात कर रहे हैं। जिस इकाई का संदर्भ स्कूल और शिक्षा के जगत में जेंडर के सवालों को समझना है। पिछली इकाई में हमने कोरोना वायरस के दौरान उससे उपजी स्थिति की वजह से जो घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है उसे समझने की कोशिश की थी। हमने यह भी समझने की कोशिश की थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 के रेफरेंस से कि जो हिंसा की घटनाएं हैं और विशेष तौर पर घरेलू हिंसा की घटनाएं हैं उन पर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ साथ घरेलू हिंसा में कमी आती है। यानी जो लोग तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा लंबे समय तक स्कूल कॉलेज गए हैं, उनकी तरफ से घर के अंदर अपनी पत्नी अपने पार्टनर पर हिंसा करने की जो घटनाएं हैं वो तुलनात्मक रूप से कम है। आज मैं एक और जो संदर्भ है इसका, यानी कि शिक्षा और जेंडर के सवाल का, उस पर बात करने जा रहा हूं। आपकी तीसरी इकाई में एक बिंदु है गर्ल्स एज लर्नर, यानी कि जो लड़कियां हैं उनको जब हम एक सीखने वाली के तौर पर हम परसीव कर रहे हैं तो हम क्या देखना चाहते हैं उनमें, किस तरह की क्वालिटीज़, किस तरह का व्यक्तित्व, किस तरह के नागरिक, किस तरह के व्यक्ति को हम विकसित होते हुए देखना चाहते हैं जब हम गर्ल्स एज लर्नर यानी कि लड़कियों को सीखने वालियों के तौर पर देख रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस बिंदु की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी हमको किसी के भी छवि के बारे में या उसको लेकर की जाने वाली ये कल्पनाएं हैं उसके बारे में बात करनी होगी तो हमें अपने जो रेफरेंस पॉइंट हैं, संदर्भ बिंदु है, उन्हें हमें साफ करना जरूरी है। आज मैं आपके सामने दो रेफरेंस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। जहां तक गर्ल्स एज लर्नर का सवाल है, मैं दो रेफरेंस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। एक रेफरेंस पॉइंट है जो भारत का संविधान हमें उपलब्ध करवाता है और दूसरा रेफरेंस पॉइंट है लार्जली जिसे हम पितृसत्ता कह सकते हैं। बहुत थोड़ा सा अगर हम और शांत भाव से कहना चाहें तो उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। इन दो जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं उनके संदर्भ में अब हम ये देखना चाहते हैं कि गर्ल्स एज लर्नर की जो छवि है उसे ये कैसे देखते हैं। भारत का संविधान सीधे तौर पर हमें ये कहता है कि एक नागरिक के तौर पर हमें हर व्यक्ति को विकसित करना है, लेकिन पितृसत्ता या संस्कृति हमें हर व्यक्ति को नागरिक के तौर पर विकसित होने की बात नहीं करता। उसका जो दायरा है व्यक्तियों को लेकर के वो नागरिकता तक नहीं जाता, बल्कि अपनी अपनी संस्कृतियों की सोच के दायरे में ही वो अधिकांशतः कैद होता दिखाई देता है। अब ये जो एक समझ है कि हमें रेफरेंस पॉइंट संविधान को बनाना है, संविधान से निकले हुए मूल्य और सांस्कृतिक जगत को बनाना है, या हमें पितृसत्ता और धर्म या अलग अलग परंपराओं से निकली हुई जो संस्कृति है उसको रेफरेंस पॉइंट बनाना है। ये झगड़ा हमें हमारे जो आज़ाद भारत के शिक्षा का जो विमर्श है, इतिहास है, उसमें भी दिखाई देता है। आज मैं आपके सामने जो भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 कहा जाता है,
उसकी बात आपके सामने जो है करने जा रहा हूं, जिससे बहुत सारे लोग राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जो है जानते हैं। इसमें आप देखें तो एक तरफ तो जब जनरल एजुकेशन की बात हो रही है तो जो संदर्भ है वह संविधान को लिया जा रहा है, या संविधान से निकलने वाले जो मूल्य हैं उनको बनाया जा रहा है। लेकिन जब हम इस आयोग में वहाँ आते हैं जहाँ महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर यह आयोग जो है अपनी हिम्मत खो बैठता है और जा करके जो पितृसत्ता और संस्कृति की गोद में बैठा हुआ दिखाई देता है। आयोग में एक जगह पर वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एमेंसिपेशन बाय विच a democracy establishes, maintains and protects the spirit of equality among its members। अब ये एमेंसिपेशन, सोशल एमेंसिपेशन की बात कर रहा है, यानी सामाजिक रूपांतरण की बात कर रहा है। यह लोकतंत्र को स्थापित करने की बात कर रहा है, उसे बनाए रखने की बात कर रहा है, उसे बचाने की बात कर रहा है। इसके जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, यानी नागरिक हैं, उनमें बराबरी की जो स्प्लिट है उसको बनाने की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि अगर आपको सामाजिक रूपांतरण लाना है, अगर आपको लोकतंत्र को स्थापित करना है, उसे बनाए रखना है, उसे बचाए रखना है और अपने सदस्यों में समानता की भावना को जो है विकसित करना है, तो एजुकेशन जो है एक बड़ा साधन है हमारे पास में इन सब चीज़ों को जो है करने का। एक बड़ा रेफरेंस पॉइंट है, यानी भारत अभी जो है आज़ाद हुआ है और आज़ाद भारत का ये पहला शिक्षा आयोग है। अभी संविधान पूरी तरह बना नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन यह आयोग जगह जगह पर जो ड्राफ्ट है, उसका जो ड्राफ्ट प्रियम्बल है उसका हवाला देता है और कहता है कि हमें ऐसा भारत बनाना है और शिक्षा की कल्पना हमको ऐसा भारत बनाने के लिए कर रही है। लेकिन जो है आप जब इसके चैप्टर 12 में आएंगे, जिसका शीर्षक है विमेंस एजुकेशन, यानी महिलाओं की शिक्षा, तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो आयोग है वह बहुत झटके के साथ अपना जो रेफरेंस पॉइंट है उसे बदल लेता है। अब उसका रेफरेंस पॉइंट संवैधानिक मूल्य नहीं है, बल्कि अब उसका रेफरेंस पॉइंट जो स्थापित पितृसत्ता है और स्थापित सांस्कृतिक मूल्य है और स्थापित परंपराएं हैं स्त्री और पुरुष के बारे में, वो जो है बनने लगती है। कहीं पर ये थोड़ा लाग लपेट के साथ इस बात को कहते हैं और बहुत सारी जगह पर जो है ये सीधे सीधे जो है तौर पे ये बात जो है कही जाती है। यहाँ पर जब वो उसकी शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि जो है जहाँ तक जनरल एजुकेशन की बात है, एक सिटीजन के तौर पर महिला और पुरुषों की जो शिक्षा है वो एक जैसी होनी चाहिए। फिर वो बहुत तेजी के साथ अपना रेफरेंस पॉइंट और स्टैंड पॉइंट आयोग बदलता है और वो कहता है कि ये बात सही है कि बहुत सारे जो एकेडमिक वर्क हैं उनमें महिला और पुरुष समान रूप से कॉम्पिटेंट है, वो समान रूप से दक्ष हैं उन कामों को करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्दों को, औरतों को एक जैसी जो है शिक्षा दे दें। इस बात को, अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए वो दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ भी महिलाओं की मुक्ति की बात हुई है वहाँ पर जो है उन दोनों के बीच में जो काम का बंटवारा है वह साफ साफ दिखाई देता है। और ये बंटवारा है घर और बाहर का, यानी कि जो हस्बैंड्स हैं वो घर के बाहर का काम संभालते हैं और जो वाइफ्स हैं वो घर के अंदर का जो है काम संभालती है। और वो कहती है कि इन जनरल द मैन प्रोवाइड्स द इनकम एंड द वीमेन मेंटेन्स द होम, यानी सामान्य तौर पर जो पुरुष हैं वो
कमाई करके लाते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं, घर की जो है देखभाल करती है। इसलिए शिक्षा के जरिए दोनों में जो एक्सेलेंस है और उसको लेकर के हमारी जो व्यवस्था है वो अलग अलग होनी चाहिए। आगे आयोग कहता है कि जो है घर अपने आप में एक ऐसी जगह है जो बहुत कलात्मक हो सकती है, और वो कहते हैं कि ये बड़ा एक चैलेंज है कि जो कम से कम खर्च में घर कैसे चलाया जाए। वो आगे कहते हैं कि जो घर की साफ सफाई के उसे जो सजाना है, मेहमानों की आवभगत करनी है, परिवार के तमाम लोगों को संतुष्ट रखना है, ये काम कोई आसान नहीं है और इन कामों को कोई जो महिला है वो बहुत दक्षता के साथ कर सकती है, और इसलिए हमें इसी तरह के गुणों का विकास जो है महिलाओं में, लड़कियों में जो है करना चाहिए। आगे वो कहता है कि जो है हमें इन दोनों की जो अपनी प्रकृति है उसके हिसाब से इनमें शिक्षा के जरिए गुणों को और समझदारी को, स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, न कि एक दूसरे की ये जो है नकल करे। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जो ओन नेचर है, यानी स्वयं की जो प्रकृति है, वो क्या बला है, वो कहाँ से आती है? क्या किसी की जो आदतें हैं, या इतिहास में भी अगर महिलाओं की आदतें 50 साल से या 100 साल से जो हमको दिखाई दे रही हैं, क्या उन आदतों को महिलाओं की या पुरुषों की प्रकृति कहा जा सकता है, या ये ऐतिहासिक सामाजिकरण की देन है? यह एक सवाल है जिसे जो है आयोग ने पितृसत्ता के हक में गायब कर दिया है, और जो है उसे छुपा गया है कि जिसे वो ओन नेचर कह रहा है, दरअसल वो ओन नेचर इतिहास के देन है, उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के देन है, और उन पितृसत्ता की अलग अलग प्रक्रियाओं के देन है, जिस पर आयोग ने कोई सवाल जो है नहीं उठाया है। इसी में जो है आयोग वो कहते हैं कि जो है जब हम लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो हमें उन्हें घर और परिवार के लिए तैयार करना है, और इसके लिए जो शैक्षिक संस्थान है उसे प्रैक्टिकल लेबोरेटरी की तरह से देखना है, घर और परिवार की तैयारी के तौर पर। इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ भी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के हम संस्थाओं की स्थापना करें, वहाँ पर बेबी होम हो, यानी छोटे बच्चों की को रखने की जगह हो, जहाँ पर कि इन लड़कियों को बच्चों की देखभाल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि जब वो कल को बीबी बनेगी और बीबी बनने के बाद माँ बनेगी तो उन्हें जो है दिक्कत ना हो और वो एक बेहतर बीबी और बेहतर माँ बन सके। फिर यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में, वो उनके जो संवैधानिक जो अधिकार है और संविधान का जो बड़ा दायरा है, जिस दायरे में लड़कियों को भारतीय समाज के लिए और एक नागरिक के तौर पर तैयार किया जा रहा सकता है, वो सिरे से गायब है। साथ ही आयोग ये कहता है कि वहाँ पर एक जो है ओल्ड एज लोगों के लिए, यानी बुजुर्ग लोगों के लिए एक जो है जगह होनी चाहिए, ओल्ड एज होम होना चाहिए, जो जहाँ पर इन लड़कियों को बूढ़ों की सेवा करना भी जो है सिखाया जा सके। यानी घर के अंदर बच्चे पालना और जो है बूढ़ों की सेवा करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो अब महिलाओं पर पड़ने वाली है, ऐसा ये आयोग प्रस्तावित जो है कर रहा है। बजाय इसके कि सोशल जस्टिस का जो संविधान का मूल्य है उसको रेफरेंस पॉइंट बना करके जो ये बड़ी बड़ाई परंपरा है, जिसमें कि जो अनपेड हाउस होल्ड जो वर्क है वो सेक्स के आधार पर परिवार के अंदर बांटा हुआ है, जो जो जिसका कोई दाम मिलता नहीं है,
उसे चैलेंज करने की बजाय उसको बनाए रखने का जो पूरा तंत्र है वो आयोग विकसित करने की सिफारिश भारत की सरकार से जो है जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो है शादी के संदर्भ में जो बच्चों के को लेकर के, बूढ़ों को लेकर के जो कुछ भी गुण एक औरत में होने चाहिए, शिक्षा उनको विकसित जो है करे। और ये जो गुण हैं शादी के संदर्भ में, इन गुणों की बात सिर्फ महिलाओं के संदर्भ में की जा रही है, पुरुषों के संदर्भ में जो है बिल्कुल नहीं की जा रही है। आगे वो कहते हैं कि है ना, द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ वीमेन इज एंड प्रोबेबली विल कंटिन्यू टू बी दैट ऑफ होम मेकर। अब दो बातें वो इस लाइन में कमीशन कह रहा है। वो कह रहा है कि जो सबसे बड़ा प्रोफेशन है, यानी कि जो व्यवसाय है महिलाओं के लिए, वो होम मेकर का है। और वो केवल है नहीं, वो आगे भी रहेगा। यानी कि महिलाओं को केवल होम मेकर के तौर पर देखे जाने की जो परंपरा है, उसको डिस्टर्ब करने की बजाय कमीशन ये कह रहा है कि हम उसके साथ हैं और उसे बनाए रखने का की सिफारिश हम यहाँ पर जो है करते हैं। इसी तरह से जब हम आगे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि शादी से पहले का जो समय है, जो कुंवारी है लड़कियां, तो वो उस समय पर वो कुछ यूजफुल वर्क कर सकती है। बाद में तो उन्हें अनयूजफुल वर्क करना है, यानी होम मेकिंग का, लेकिन कुछ यूजफुल वर्क वो जरूर कर सकती है शादी से पहले। और वो यूजफुल वर्क क्या है, वो काम क्या है? वो काम है सच एज टीचिंग और नर्सिंग, यानी कि कुछ पढ़ाने का, और नर्सिंग यानी बीमार लोगों की देखभाल करने का। यानी केवल जो सेवा सेक्टर से जुड़े हुए काम है उन्हें वो कर लें, और वो भी शादी से पहले जो है, जब वो परिवार नाम की जो संस्था है उसमें उनकी जो है एंट्री नहीं हुई है। हाँ, शादी के बाद भी अगर कभी कभी ऐसा हो कि अगर उनके पति का देहांत हो जाए, तब वो चाहे तो ब्रेड विनर का काम कर सकती है, यानी कि आजीविका कमा करके रोटी पानी का जो व्यवस्था है उसको करने का काम कर सकती है। जैसे कमीशन कह रहा है, और मैं कोट कर रहा हूँ, कोट, समटाइम्स द लॉस ऑफ ए हस्बैंड मेक्स हर द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोन there often remains 10 to 25 years of vigorous life in which a woman may wish to have a useful career. Sometimes husband and wife wish to share a common occupation through the years. अगर उसे कोई ऑक्यूपेशन करना भी है शादी के बाद, तो वो उसी में जाए जो उसके पति का ऑक्यूपेशन है, नंबर एक। और दूसरा ये है कि अगर लॉस हो जाए हस्बैंड का, यानी उसका देहांत हो जाए, तब वो ब्रेड विनर का काम कर सकती है। और तीसरी स्थिति ये है कि जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि अब उसके पास में बच्चों को संभालने के पर खर्च होने वाला जो समय है वो बच रहा है, तब वो चाहे तो कोई काम कर सकती है। और उसमें भी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पति का जो व्यवसाय है वह उसी में जो है काम करे। तो दोस्तों, आप जो है इस छोटी सी जो चर्चा है उससे ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर हम जो है लड़कियों को जब एक सीखने वालियों के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर देख रहे हैं, तो वो किस तरह की विद्या अर्जित करेंगी, उनको हम कैसे किस तरह के भारत के लिए तैयार कर रहे हैं और भारत में किस कामों के लिए तैयार कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर तो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात को है कि हम उन रेफरेंस पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, जिन रेफरेंस पॉइंट को सामने रख करके कोई आयोग या कोई कमेटी या कोई व्यक्ति जो है इनको विद्यार्थी के तौर पर विजुलाइज कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा,
अभी इस अपनी छोटी सी बातचीत में कि 2 रेफरेंस पॉइंट हमारे पास, बड़े रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है। एक रेफरेंस पॉइंट है भारत के संविधान का, उसके संवैधानिक मूल्यों का, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं, उसका। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास में जो पितृसत्ता का है, जो परंपराओं का है, जो धर्म का है, जो संस्कृति का है, और जो चली आ रही परिपाटियां है उनका है। इन्हीं 2 संदर्भों के बीच में आपको आपने जैसा देखा कि हमारा जो ये कमीशन है, राधा कृष्ण कमीशन, वो झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब वह लड़कियों को लर्नर के तौर पर देख रहा है तो उसके पांव जो है डगमगा रहे हैं, ये कहते हुए कि उनको एक पूर्ण नागरिक बनाने वाली शिक्षा हमको चाहिए, बल्कि वह पूर्ण बीबी और पूर्ण जो है माँ बनाने वाली शिक्षा की यहाँ पर सिफारिश कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो और उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ जो है स्वस्थ होंगे। बाकी की बातचीत अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।